अस्सलाम वालेकुम। हमने अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यू थ्योरी ऑफ फर्म्स, जिसमें हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में जिक्र किया था। हमने कहा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और लेबर के अलावा जो है ना, हमारा कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है कि जिसको हम कहें कि जो है ना काम कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हमें हर जगह चाहिए होता है। कैपिटल की हमें बिजनेस को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, और एक एंटरप्रेन्योर की हमें ज़रूरत पड़ती है कि वो स्टार्टअप ले, वो एक बिजनेस को स्टार्ट करे। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने जो है ना कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह का जिक्र किया था। हमने कहा था कि टोटल हमारे पास जो है ना, टोटल हम जो है ना प्रॉफिट कितना हमारे पास आता है, या टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती है, टोटल मार्जिन हमारे पास क्या होता है, एवरेज हमारे पास कंट्रीब्यूशन क्या होती है। तो हमने इन चीज़ों के ऊपर जिक्र किया था कि किस तरीके से हम जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी और इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, और उनको हम किस तरीके से जो है ना मार्जिनल प्रोडक्ट को जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज उससे रिलेटेड हमने देखना है, पहला जो इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव हमारा वो है हमारे पास लॉ ऑफ रिटर्न्स, या फिर जिसको हम कहते हैं रिटर्न टू फैक्टर्स एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। रिटर्न्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि जो आप जो है ना किसी भी प्रोडक्ट के एंड रिजल्ट आप गेन करते हो, जो आपके पास आउटपुट होता है। ठीक है, सो आउटपुट जब हम गेन कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा मेन मकसद क्या होता है, हम कहते हैं कि अगर हम जो है ना फैक्टर्स इंक्रीज करते जाएं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं कि लेट्स से, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में अगर आपने जो है ना 5 रूम्स आपके पास है, और आप क्या कर रहे हो कि हर एक रूम में एक एक जो है ना बंदे को एकोमोडेट कर रहे हो, तो आप जो है ना 10,000 पर हेड ले रहे हो, तो 50,000 आपको अमाउंट मिल रही है, और आपकी रेंट जो है ना वो 50,000 है, तो आपने जो है ना इजिली उसको पे कर दिया। लेकिन स्टिल आपके पास कैपेसिटी मौजूद है। आप क्या कर देते हो कि उसमें एक एक और बंदा ऐड कर देते हो, जिससे पर रूम जो है ना 2 पर्सन हो जाते हैं। जब 2 पर्सन जो है ना पर रूम हो गए, और स्टिल आप जो है ना 10,000 उससे चार्ज कर रहे हो, तो आप जो है ना आप क्या कर रहे हो, डबल अर्न कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है ना आपके पास कंटिन्यूअस नहीं चलती रहेगी, क्योंकि रूम की कैपेसिटी आपके पास जो है ना 2 बंदों की थी। अब आप तीसरा बंदा एक और उसी रूम में जो है ना एडजस्ट करोगे, तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो वहाँ पे स्पेस नहीं है, और रूम्स तो आपके पास स्टिल वही जो है ना 5 के 5 है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि एक कैपेसिटी तक तो आपने जो है ना डबल उससे प्रॉफिट अर्न कर लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब वो रिसोर्सेज आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया हॉस्टल लेना पड़ेगा, जहाँ पे आप उनको जो है ना फैसिलिटेट करोगे। और जब आप एक नया हॉस्टल लोगे, तो उसकी कॉस्ट आपके ऊपर जो है ना क्या हो जाएगी, अगेन न्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, वहां से आप जो डबल कमा रहे थे, अब उसका एक पोर्शन आपका कहाँ चला गया, न्यू फैसिलिटी के ऊपर चला गया। अब वो जब तक फिलअप नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी जो है ना जेब से पैसे जा रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना एक टाइम पे तो हम कह सकते हैं कि यार हमारे पास जो है ना वो चीज़ हमारे लिए यूजफुल थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास ये जो हमारे रिटर्न्स हैं, ये हमारे पास क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं, लेस होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को प्रॉपरली देखना होता है कि हमने जो फैक्टर्स वगैरह का जिक्र किया, हम इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, और किस तरीके से हम इन फैक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे, और कैसे हम कॉम्बिनेशन के साथ इनको लेकर चलेंगे कि हम उससे ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमने जो है ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा हुआ है कि हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, और हमारी नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड है। तो हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि हम उसके ज़रिए से मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव कर सकें, एज अ रेशनल डिसीजन मेकिंग कर सकें कि कौन सी चीज़ हमें कितना बेनिफिट दे सकती है। तो इसलिए कहता है कि अंडर शॉर्ट रन, as we kept the amount of capital input fixed, any change in total output will be attributed to additional unit of work। ठीक है, कि हमने क्या कर दिया कि शॉर्ट रन में अगर हम देखें, शॉर्ट रन में क्या कहता है कि फॉर दिस टाइम ड्यूरेशन, जिसमें जो है ना अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि वहां पे हमने क्या कर दिया कि अमाउंट ऑफ कैपिटल फिक्स रखा, हमने उस बिजनेस में एक्स्ट्रा अमाउंट कोई नहीं इन्वेस्ट किया। कहता है कि एनी चेंज इन टोटल आउटपुट विल बी एट्रीब्यूटेड टू एडिशनल यूनिट ऑफ वर्कर, के हमने एक नया वर्कर उसमें ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से हमारे क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। सो कहता है कि ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस इन शॉर्ट रन with an increase in units of labor along with fixed capital cost, we see that कि हमने एक सिनेरियो लिया जिसमें हमने क्या कहा कि हमने जो है ना कैपिटल को फिक्स कर दिया, और लेबर को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको रूम की मिसाल दे दी कि आपने कोई और जगह स्पेस जो है ना नहीं ली, वही रूम आपके पास है, वही कैपेसिटी सब कुछ है। एक और बंदा आपने वहां पे अकोमोडेट कर दिया, तो वो अपने साथ 10,000 रुपीज लेकर आ गया, तो आपने 10,000 एक्स्ट्रा कमाना शुरू कर दिए। 50,000 तो आपके वही थे जो आप जो है ना वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो 10,000 ने आपको क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया।
तो सेम सिचुएशन में यहाँ पे ये कहता है कि जब हमने क्या कर दिया कि लेबर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और कैपिटल हमारे पास जो है ना वो फिक्स रहा, तो क्या हुआ, पहली बात कहता है कि इनिशियली द कंट्रीब्यूशन पर वर्कर लेबर इज ग्रेटर देन प्रीसीडिंग वन, इट विल इंक्रीज द मार्जिनल एंड टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, कि इससे क्या हो जाएगा कि जब आपने जो है ना प्रीवियस वन प्रीसीडिंग, जैसे हमारे पास पहले सिचुएशन थी कि जहाँ पे बराबर हिसाब चल रहा था हमारे पास, हमने उससे एक और लेबर को इंक्रीज कर दिया, तो उससे आपका क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन जो है ना वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक नया बंदा आ गया, उसकी पार्टिसिपेशन हो गई, तो आपके पास प्रोडक्टिविटी आ गई, तो जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, मार्जिनल और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया। क्योंकि हम जो है ना क्या कहते हैं मार्जिन में कि एक और एक्स्ट्रा आपके पास जो है ना प्रोडक्ट जब आप ऐड करते हो या लेबर या कोई और फैक्टर आ जाता है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, तो वो ज्यादा हो जाएगा। सेकंड कहता है कि लेटर ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर विल डिक्लाइन अप टू अ सर्टेन लिमिट, देन द टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज। ठीक है, कि अब कुछ अरसे बाद जब आपकी जो है ना कंट्रीब्यूशन जो एक्स्ट्रा वर्कर की थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी एक खास लिमिट तक। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वो चीज आपके लिए इतनी फायदेमंद नहीं रहेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि टोटल प्रोडक्ट आपका जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल हो गया प्रोडक्ट, आपकी कैपेसिटी वो चेंज होगी, अब उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन उस वर्कर की कंट्रीब्यूशन अब आपको नजर नहीं आई। जैसे वो रूम था तो पहले 60,000 आपके लिए सफिशिएंट था कि एक नई अमाउंट आपके पास आ, लेकिन बाद में क्या हुआ, 60,000 आपके लिए नॉर्मल हो गया, अब आप कहोगे कि यार इससे ज्यादा होता। तो कहते हैं कि subsequently the contribution of successive unit of variable factor such that labor will become zero and then negative as total product will start decline। और फिर इसी तरीके से कहता है कि हमारे पास जो है ना जो यूनिट वेरिएबल फैक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे जो है ना उसकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या हुई, इंक्रीज होती गई, लेबर विल बिकम जीरो, तो हमारे पास उसकी कंट्रीब्यूशन वो जीरो होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास वो कैपेसिटी चेंज होगी। ठीक है, पहले वो नई थी, हमारे पास न्यू सिचुएशन थी, तो हम उसको जो है ना अप्रिशिएट करें, तो हमने कहा कि हाँ वाकई हमारे पास इसकी कंट्रीब्यूशन आ रही है, इसको जो है ना एक बहुत बड़ा एलिमेंट हमारे पास आ रहा है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि वो चीज हमारे लिए जो है ना उसकी लेबर की जो है ना वो जीरो होना शुरू हो गई और वो नेगेटिव में चला गया, क्योंकि उसका हमें जो है ना उस एज सच फायदा नहीं मिल रहा जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे या इनिशियली हमें उससे मिला था। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। वही मेरी एग्जांपल जो मैंने आपको हॉस्टल की, कि आप एकोमोडेट करते गए करते गए करते गए, इनिशियली आपको फायदा मिलता रहा मिलता, लेकिन फिर एक टाइम आ गया जहां पे आप स्टक हो गए, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बल्कि आपकी कॉस्ट मजीद इंक्रीज होना शुरू होगी और इस वजह से टोटल प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन होना शुरू हो गया और उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो बाकियों की जीरो होना शुरू हो गई। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, कि हमारे पास ये जो वेरिएबल प्रोपोर्शंस है ये किस तरीके से हम जो है ना फैक्टर्स को देखते हैं, हम एक फैक्टर्स को जो है ना कांस्टेंट लेके दूसरे फैक्टर के साथ किस तरीके से हम इसको एडजस्ट करते हैं, कैसे हम कॉम्बिनेशन में इस चीज को देखते हैं। तो कहता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर एल, एल हमारे पास क्या था, लेबर के लिए हमने कहा, कीपिंग द अदर फैक्टर के, ठीक हो गया, फिक्स्ड के हमने क्या कहा था, हमने कैपिटल के लिए यूज किया था, the marginal product of that factor will eventually decline। ठीक है, कि अगर हमने क्या कर दिया कि क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर हमने लेबर की इंक्रीज क्वांटिटी करना बढ़ाना शुरू कर दी, ठीक है, और कैपिटल हमारे पास वही रहा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो उसका होगा वो हमारे पास एकदम से वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक लिमिट तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। सो कहते हैं कि सपोज इन अ गारमेंट फैक्ट्री यू आर वर्किंग अलोन विद एग्जिस्टिंग प्लांट, no doubt if you will try to do all activities such as cutting, stitching and wrapping etc. alone, your efficiency will start decline। किस हद तक आप जो है ना efficiently काम कर सकते हो, एक टाइम आ जाएगा कि आप ऑर्डर्स को मीट नहीं कर पाओगे। सो कहते हैं कि सपोज यू हैव एडेड one more worker and distributed your job positively, your productivity will increase, termed as increase in marginal contribution। कि क्या हुआ कि आप जो है ना थक गए, अब आप जो है ना ऑर्डर्स को मीट नहीं कर पा रहे और ऑर्डर्स जो है ना बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या कर दिया, आपने वहां से जो है ना एक बंदे को और हायर कर लिया। आपने कहा कि यार मुझसे मजीद नहीं हो रहा, मैं क्या कर लेता हूँ, एक नया बंदा हायर कर लेता हूँ जो मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगा इन तमाम चीजों में और मेरे साथ जो है ना वो काम करेगा, ठीक है, ताकि मेरे जो है ना काम बेहतर से बेहतर हो सके। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई, एक नया वर्कर आ गया, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो गई। अब क्या होगा, कहते हैं कि ऑल दो कि इसकी वजह से आपकी जो है ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ना मार्जिन कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगी, ऑल दो प्रोडक्टिविटी सीम्स टू बी इंक्रीजिंग विद मोर नंबर ऑफ वर्कर्स, बट इट्स नॉट ट्रू। कि जैसे जैसे अब एक बंदे के साथ जो है ना मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो मैं तो कहूंगा कि ठीक है दूसरे बंदे को भी लेकर आ जाओ, तो ये स्टिचिंग भी दूसरा कर लेगा,
रैपिंग तीसरा कर लेगा, चौथा काम चौथा बंदा कर लेगा, पांचवा काम पांचवा कर लेगा। कहता है ये तो हमें लग रहा है कि इससे जो है ना एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। कहता है कि एज वी आर ऑपरेटिंग अंडर शॉर्ट रन एंड कैपिटल रिसोर्सेज आर एज्यूम फिक्स्ड, soon the marginal contribution of additional worker will start declining and eventually will decline the total product। क्योंकि जैसे जैसे आप वर्कर्स को इंक्रीज करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम नहीं करे, उनकी कॉस्ट भी तो आपके ऊपर बढ़ रही है। तो जो प्रोडक्टिविटी वहां पे आपकी बढ़ रही थी, यहाँ पे इनकी कॉस्ट इंक्रीज होते होते वो क्या कर देगा, आपके वो जो बेनिफिट आपको मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और वो जीरो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो जिसको इनिशियली आपको जो है ना बेनिफिट नजर आ रहा था, वो चीज अब आपके लिए क्या होगी, कॉस्ट होगी, और वो बेनिफिट आपका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो इस लॉ के लिए हमने कुछ assumptions लिए जैसे बाकी लॉज के लिए हम लेते हैं। कहता है कि शॉर्ट रन, this law operates only in short run, as in long run we can change the techniques of production, so productivity of the labor can be increased। कि शॉर्ट रन में तो हमारे पास यही है कि हमने वर्कर्स वगैरह को कर लिए तो वहां पे हमारे पास जो है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो हमारे पास वर्कर्स जो है ना बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। आप लॉन्ग रन में इसी तरीके से लेबर्स बढ़ाते गए तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ, इतने ज्यादा लेबर्स हो जाएंगे, आपके पास फैसिलिटीज नहीं होगी। तो फिर वहां पे लॉन्ग रन में हमें जो है ना टेक्निक्स प्रोडक्शन की चेंज करनी होगी, हमें वो मशीनरी या जिस तरीके से वो चीज बन रही थी हमें उसको एफिशिएंट बनाना होगा, ताकि हम उससे ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। कहते हैं कि सेकंड, लेबर इज द ओनली वेरिएबल इनपुट फैक्टर। इन दिस मॉडल लेबर इज अज्यूम्ड एज अ वेरिएबल इनपुट फैक्टर, कि हमने जो है ना हमेशा इसमें लेबर को हमें वेरिएबल रखना होगा। ठीक है, इस assumption की बेसिस पे इसको बनाया गया है। थर्ड कहता है कि कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, due to short run, it's further assumed that there is no possibility to change the existing technology. Otherwise, the marginal product can increase। ठीक है कि अगर हमने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, पहले जो है ना बाय हैंड सब कुछ बन रहा था, अब आप उसको मशीनों की तरफ कन्वर्ट कर दे, फिर तो बात ही खत्म होगी। मशीन आ गई, उसने तो अपने जो है ना कंट्रीब्यूशन करनी होगी, तो हम उसको भी जो है ना क्या करेंगे, कहेंगे कि टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं हो रही, हमारे पास जो है ना लेबर वेरिएबल रहेगा, और इसको हम शॉर्ट रन में देखेंगे, लॉन्ग रन में उसको नहीं देखेंगे। और होमोजीनियस इनपुट फैक्टर्स, this law is effective only when all the input factors are homogeneous equally efficient। ठीक है कि हमारे पास जितने भी इसके जो है ना फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे होमोजेनियस होंगे, वो सारे के सारे जो है ना एफिशिएंट होंगे। ऐसे नहीं होगा कि इनएफिशिएंट फैक्टर्स हम उसमें से ले लेते हैं, क्योंकि हम कहें कि जी ये जो है ना लेबर हमारे पास इनएफिशिएंट था, या हमारे पास जो है ना जो टेक्निक्स थी वो इनएफिशिएंट थी। हम उन तमाम चीजों को एक जैसे कंसिडर करेंगे कि ये सारे के सारे हमारे पास इफेक्टिव होंगे, ठीक है, और एक जैसे ही आइडेंटिकल होंगे। फिर कहता है कि possibility to combine the input factors, it is further assumed that there is no constraint to combine the resources in order to get output, all the resources are attuned with one another। ठीक है कि पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, टू कंबाइन इनपुट फैक्टर्स के, हमारे इनपुट फैक्टर्स को हम इकट्ठा करेंगे। और कहता है कि फर्दर हमने ये भी अज्यूम किया हुआ है कि कोई कंस्ट्रेंट नहीं है हमारे पास जो हम अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करें कि आउटपुट को गेन करें। हमारे तमाम के तमाम जितने भी रिसोर्सेज है वो एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है कि हम जो है ना फैक्टर्स का जब जिक्र करें तो लेबर और ये चीजें हमारे पास एक दूसरे के साथ साथ चलती रहते हैं, हम उनको जो है ना अलग नहीं कंसिडर कर सकते। हम कहें कि जी ये जो है ना लेबर अलग था, ये दूसरा अलग हो रहा है, ठीक है, तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको क्या करेंगे, इस चीज के साथ एग्री होंगे कि यार ये चीजें हमारे पास जो है ना एक जैसे चलेंगी, और उसी हिसाब से हमारे पास इनकी रेशो चलती रहेगी। तो जब हम इन assumptions के बेसिस पे वर्कआउट करेंगे, तो फिर हम एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ आए कि किस तरीके से प्रैक्टिकली ये चीज काम करेगी। तो कहते हैं कि द फॉलोइंग टेबल शोज द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन while combining variable input factors with some given inputs। ठीक है कि हम अपने इनपुट्स के साथ देखते हैं कि हमारे पास जो है ना जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं। तो पहला हमारे पास आ जाता है, कहता है कि जी यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड आउटपुट। ठीक है, कैपिटल को हमने फिक्स रखा हुआ है तो वो चेंज नहीं हो रहा है, देख लें हमारे पास 10 10 10 10 सेम एज इट इज 10 चलता आ रहा है। उसके बाद सेकंड हमारे पास कहता है कि यूनिट्स ऑफ वेरिएबल, जो हमने लेबर का जिक्र किया वो हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे पास क्या हो गया, कहता है कि वो जो है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 जैसे जैसे इंक्रीज होता गया हमारे पास लेबर चेंज होता गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कहा कि टोटल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 0 into 10 हमारे पास जो है ना कहता है कि देखें तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास जो इससे आ रहा है वो क्या है, हमारे पास जो है ना 0 आ रहा है। ठीक है, दूसरे के साथ हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया, फिर 15, फिर 30, ठीक है, फिर 40, फिर हमारे पास जो है ना 45, फिर हमने कहा कि जो है ना 45 स्टिल, और फिर 40 चल रही। मॉडल प्रोडक्ट हमारे पास उसका क्या आ रहा है, कहता है कि इनिशियल में देखें तो 0 है, फिर 5 आ गया, ठीक है, फिर 10, फिर 15, 10 हो गया, 5 0 -5, क्योंकि हमने क्या कहा कि एक लिमिट तक जो है ना वो बढ़ती जाएगी। हमारे पास 10 जो है ना 15 तक पहुंच गया, और फिर वो वापस रिड्यूस होना शुरू हो गया।
एवरेज प्रोडक्ट हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है, कहता है कि वो क्या है कि 0, फिर 5, 7.5, 10, 10, 9, 7.55, क्योंकि वो एवरेज पे हम ले रहे हैं, एवरेज अप एंड डाउन होती जाएगी कि किस तरीके से हमारे पास इसके प्रोडक्शन चल रही है। तो इसके बेसिस पे कहता है कि हमारे पास कॉलम 3 shows the total product which is combined output from all variable input factors and one fixed input factor. Column 4 shows that with additional variable input factor, the marginal output or return is increasing till the third unit of labor. But after a while, that fourth and fifth units of labor, the marginal product is diminishing continuously and reach 0 with 6 and negative with 7. Like marginal product, average product also initially increases then decrease. ठीक है कि जैसे हमने क्या कहा कि यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है ना लेबर को देखें तो क्या हो रहा है कि हमने जो है ना तीसरे लेबर को जब ऐड किया तो हमारे पास 15 आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास 30 आ रहा है, मार्जिन हमारे पास जो है ना 15 आना शुरू हो गया। इस तरीके से एवरेज देखें वो भी हमारे पास 10 पे चल रहा है। चौथे को हमने ऐड कर दिया तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास इंक्रीज हो गया, मार्जिन हमारे पास सेम जो है ना रिड्यूस होना शुरू हो गया। फिर हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना फिफ्थ लेबर आया तो हमारे पास जो है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज मार्जिनल कम होता गया। 6, 45 मार्जिनल 0 पे आ गया। 7 बंदा जो है ना हमें ऐड कर दिया फैक्टर को, वो नेगेटिव होना शुरू हो गया क्योंकि वो एक मैक्सिमम लिमिट तक हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन उसके बाद वो बंदा हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारे जो है ना उसकी कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर हो रही है क्योंकि वो हमारे पास वहां पे मिक्सअप हो रहा है सारा का सारा। ठीक है, वो जो है ना उसको क्या करे, डिक्लाइन करे। तो इसलिए हमने क्या कहा कि इस सिचुएशन को जब हमने ग्राफिकली शो किया तो क्या हुआ हमारे पास, कहता है कि टोटल प्रोडक्शन को हमने वाई एक्सिस पे शो किया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमने कहा कि यूनिट्स ऑफ लेबर। तो टोटल प्रोडक्शन को अगर हम देखें तो इनिशियली हमारे पास क्या आ रहा है, इंक्रीज आया, यहाँ तक हम पहुंचे। ठीक है, फिर उसके बाद देखें तो फर्दर हमने उनको ऐड कर दिया तो फर्दर बढ़ता गया। फिर एक मैक्सिमम पॉइंट आया जहाँ पे हमारे पास एक मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पे आना शुरू हो गया। उसके बाद देखें तो टोटल हमारे पास जो है ना प्रोडक्टिविटी, जो हमारा प्रोडक्ट था वो क्या होना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, सो वो चीज हम देखें तो यहाँ पे 45, 45 और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास टोटल प्रोडक्ट फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो वो जितना लेबर ऐड होता जाएगा, हमने क्या कहा कि हमारे जो है ना नेगेटिव जो मार्जिनल प्रोडक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के साथ साथ हमारा टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो गया तो वापस उसका डिक्रीजिंग ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। सो कहता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट की सिचुएशन देखें और एवरेज की देखें। तो एवरेज में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना, पहले हम जो है ना एवरेज को देख लेते हैं। एवरेज में देखें तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, एक पॉइंट तक हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड चलता गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीजिंग की तरफ और नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो गया। तो स्टेज 1 में क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न, आपके रिटर्न्स जो है ना वो इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, एक नॉर्मल कैपेसिटी के साथ। फिर हमारे पास जो है ना जब वो एक मैक्सिमम पॉइंट तक आ गया तो वहां से वो डिक्लाइनिंग की तरफ जाना शुरू हो गया और वो डिक्लाइन हो गया। फिर हमने क्या कहा कि जैसे जैसे लेबर इंक्रीज होता है गया तो इनिशियल स्टेज 1 में देखें तो हमारे पास जो है ना मार्जिनल हमारे जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, मैक्सिमम तक गया। ठीक है, फिर दूसरा स्टेज में हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या हुआ, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, हमारे रिटर्न्स जो है ना डिक्रीज होना शुरू हो गए जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऐड करते गए। ठीक है, और वो मजीद जो है ना उसको क्या करता गया, डिक्लाइन करता गया। और फिर उसके बाद जब हमारे पास जो है ना यूनिट्स ऑफ लेबर जो है ना वो मजीद बढ़ा दिए गए तो फिर वहां पे जो हमारा एवरेज या और मार्जिन जो हमारे पास था वो हमारे पास क्या होना शुरू हो गया, वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक है, इसकी मिसाल जैसे हम क्या कहते हैं कि अगर हम जो है ना लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के जब जिक्र करते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर आप जो है ना एक बंदे को प्यास लगी होती है तो वो अफ्तारी के टाइम पे अगर बैठा हुआ है तो फर्स्ट क्लास उसको ज्यादा फायदा देगा, दूसरा क्लास थोड़ा सा फायदा देगा, तीसरा और भी कम हो जाएगा, चौथा और भी कम, पांचवे पे जो है ना वो ऐसे होगा कि बस वो फेल हो जाएगा। ठीक है, छठा जब वो पिएगा तो वो उसको जो है ना क्या करेगा, मजीद हजम नहीं कर पाएगा, और सातवां जब पिएगा तो वो उसको नेगेटिवली जो है ना उसको वापस निकालना शुरू कर देगा। तो सेम एज इट इज जब आप लेबर बढ़ाते गए तो फैसिलिटीज तो आपकी चेंज नहीं हो रही, आपकी कैपिटल चेंज नहीं हो रहा, आपकी जो है ना वो जो कैपेसिटी है वो वही की वही है, लेकिन वर्कर्स आपके पास जो है ना वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, उनकी कंट्रीब्यूशन आपके लिए फायदा मंद नहीं रही। ठीक है, कि एक मशीन है, लेट से हम कहते हैं कि एक कंप्यूटर है, एक बंदा इस्तेमाल करे फायदा ले, दो बंदे यूज करें फिर भी फायदा है, तीन यूज करें फायदा है, चार बंदे एक कंप्यूटर के लिए एडजस्ट नहीं हो पाए, पांचवा बंदा एडजस्ट लेकर आ जाते हो भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, छठा सातवां लेकर आओगे तो सिर्फ आपके ऊपर कॉस्ट बनती जाएगी, आपको फायदा नहीं देगा। तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ना वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि upper panel of the graph represent total product while lower panel shows marginal and average product. As variable input factor increase with some fixed input factors, the total product initially increases with increasing rate and later with decreasing rate. As a result, marginal product first increases then decreases sharply.
After reaching its maximum, the total product decreases. As a result of marginal product become negative. Whereas average product simply first increases and then decreases, marginal and average curves intersect each other at the point where average product is in its maximum. ठीक है कि यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आ रही है तो हमारे पास ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो है ना मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जो है ना वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है, वो हमारे पास डिक्लाइनिंग पे था, और जहाँ पे हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट जो है ना वो क्या है, हमारे पास जो है ना वो मैक्सिमम पे पड़ा। तो अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि आपके पास जो है ना क्या होता है कि जो है ना वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपके पास जो है ना मार्जिनल आपका जो है ना वो क्या होगा, वो डिक्लाइनिंग में होगा, ठीक है, और आपका जो है ना एवरेज जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम पे होगा। तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट जहाँ पे जो है ना हमारे पास मार्जिनल और एवरेज जो है ना वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जो है ना उसका मैक्सिमम शो करेगा कि हमारे पास जो है ना एवरेज वो इंक्रीज हो रहा है और हमारा जो है ना जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसी के बारे में इन्होंने क्या कहा हुआ है, कहता है कि स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या हुए, हमने 1 2 3 पे इसको रख दिया। कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पासेस थ्रू 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। पहला स्टेज कहता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कि इनिशियली द कंट्रीब्यूशन पर वर्कर लेबर इज ग्रेट देन प्रीसीडिंग वन, इंक्रीजिंग द मार्जिनल एंड टोटल प्रोडक्ट। ठीक है कि इनिशियली जब हम वर्कर को लेकर आए तो उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से आपका मार्जिनल और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था। सेकंड स्टेज में हमने जिसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, कहता है कि द मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीजेस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इवन दो द टोटल प्रोडक्शन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। टोटल प्रोडक्शन आपकी बढ़ रही है लेकिन वो जो एक्स्ट्रा बंदा आ रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी आपको कोई भी फायदा नहीं दे रही। और थर्ड हमारे पास क्या हुआ, नेगेटिव रिटर्न्स, कि subsequently the contribution of successive units of variable factors such that labor will become zero and then negative as total product will start declining। कि थर्ड में फिर हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन था सक्सेसिव वेरिएबल यूनिट का, जो हमारे पास लेबर था वो जीरो में हो गया और फिर नेगेटिव में चला गया और टोटल प्रोडक्ट जो है ना वो भी कम होना शुरू हो गया क्योंकि अब वो चीज भी आपके लिए मजीद फायदेमंद नहीं रही। ठीक है, सो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन हमारे पास बेसिकली किस चीज के बारे में था कि हमने कहा कि हमारे पास जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के वो कैपेसिटी तक हमारे पास जो है एक एक चीज इंक्रीज करते जाओ, अपनी कैपेसिटी जो हमारे पास जो है ना जो कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगा, बाकी हमारे पास जो लेबर है हम उसको क्या करेंगे, वो वैरी करेंगे। तो लेबर हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं तो इनिशियली वो हमें क्या करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है, और फिर एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद जैसे ही हम उसको जो है ना पहुंचते हैं तो वो हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं रहता, बल्कि वो हमें क्या करना शुरू कर देता है, हमारे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसको डिक्रीज करना शुरू कर देता है, और फिर एक अप टू सर्टन लिमिट के बाद हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो भी डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो ये हमारे पास लॉ ऑफ प्रोपोर्शन था। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।